गुड मॉर्निंग। पवार एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजलता चौधरी, रत्नी देवी गर्ल्स टीटी कॉलेज, हिंडौन सिटी। आज आपको व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में व्यापक रूप से जानकारी दूंगी। इससे पूर्व भी व्यक्तित्व संबंधी 2 वीडियो पहले मेरे द्वारा डाली जा चुकी हैं, जिसमें हमने व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और विभिन्न विद्वानों के मत के आधार पर किस तरह उसका वर्गीकरण किया गया है, इन सब की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमने व्यक्तित्व मापन की विधियों का अध्ययन किया और आज आते हैं हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर। व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं, इनको व्यापक रूप से पढ़ने के लिए हम अलग अलग उनमें इसका विभाजन करके आगे बढ़ेंगे। पहला जो आएगा इसका व्यक्तित्व के मनोवैज्ञात्मक सिद्धांत, दूसरा चलेगा हमारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरे सिद्धांत की बात करें तो तीसरा होगा अधिगम के सिद्धांत और चौथा सिद्धांत आता है मिलर एवं डोलार्ड का व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व के मनोवैज्ञात्मक सिद्धांतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं सिगमंड फ्राइड। ये जो सिगमंड फ्राइड हैं, ऑस्ट्रिया के निवासी हैं मूल रूप से। वियना में इनका जन्म हुआ 1856 में। ये काफी महान विद्वान और चिकित्सक हुए, पागलों के डॉक्टर भी रहे हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के क्षेत्र में बहुत गहराई से अध्ययन किया। बहुत सारे लोगों के संपर्क में रह करके इन्होंने विभिन्न व्यक्तित्व वाले किस तरह से लोगों की अपनी अपनी भावनाएं, विचार होते हैं, इन सब का इन्होंने बहुत अच्छे से संगठन किया। फ्रायड का जो है व्यक्तित्व सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जिसे जाना जाता है। इस सिद्धांत के नाम से मनोविश्लेषणात्मक। इन्हीं के एक शिष्य हुए हैं यूंग, जिन्होंने इनके सिद्धांत में ही थोड़ा सा चेंज करके उसका नाम विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। तो ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। इन्होंने 2 मॉडल तैयार किए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें एक किया व्यक्तित्व की संरचना। व्यक्तित्व की जो संरचना है, इसके 2 भाग किए हैं इन्होंने, 2 मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें पहला है संरचनात्मक मॉडल, दूसरा है गत्यात्मक मॉडल। दोनों का ही संबंध मन से है और मन का संबंध मस्तिष्क से है। तो मन के कितने स्तर हैं, किस तरह से उनमें विचार रहते हैं, किस मन के अंतर्गत या किस स्तर में किस तरह की विचारधाराएं रहती हैं, इन सब का व्यापक वर्णन इन्होंने किया है। तो पहले हम चलते हैं संरचनात्मक मॉडल पर। संरचनात्मक जो मॉडल है, इसके अंदर इन्होंने व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण किए हैं, जिसमें दिया है चेतन, दूसरा है अर्धचेतन और तीसरा है अचेतन। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। चेतन का मतलब पूर्ण जागृत स्थिति से है, वर्तमान में जो कुछ भी हम जैसा देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो कुछ प्रत्यक्ष में है, सक्रिय है जिसके साथ, वो सब चेतन में आता है, जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है। अर्धचेतन में सामने नहीं होता है, कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने के बाद वो सारी चीजें सक्रिय रूप से हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं या हमें वो याद आ जाती हैं। ये दोनों के मध्य की स्थिति है। अर्धचेतन, भूल जाना, हक लाना। कई बार हमें लगता है कि हम किसी बात को बहुत अच्छे से जानते हैं या कोई शब्द हमारी जुबान पे है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, तो ये सारी स्थिति किसके अंतर्गत आती है? अर्धचेतन के अंतर्गत। अब बात आती है अचेतन की। अचेतन नाम से ही जो पूरी तरह चेतना से परे हो। इनमें ये तो मध्य की स्थिति हो गई,
ये प्रथम सक्रियता की हो गई, लेकिन ये ऐसा है, ये बिल्कुल ही निष्क्रिय है। ये जो होता है अचेतन, इसमें ऐसे दुखद विचार, संवेग, कष्टदायी स्थितियां, आक्रामक व्यवहार, दमित इच्छाएं, उन सबका भंडार क्या होता है? अचेतन। ये जो अचेतन है, इसके अंदर ही इनका भंडार रहता है। तो संरचनात्मक मॉडल के आधार पर सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार से मन के स्तरों को विभाजित किया है, जिसमें पहला है चेतन, जो कुछ भी है सक्रियता के साथ हमें दिख रहा है चेतन के अंदर, इसमें आने वाली जो बातें हैं वर्तमान से संबंधित हैं, जितनी भी अनुभूतियां हैं, संवेदनशीलता है, विचार है, उन सबका संबंध किनसे है? वर्तमान से। दूसरा अगर आता है अर्धचेतन का, तो जो अर्धचेतन की स्थिति है, इसमें ऐसे भाव विचार होते हैं जो वर्तमान में तो नहीं है, परंतु थोड़ा सा प्रयास करने पर वो लौट आते हैं। परंतु अर्धचेतन की अगर हम बात करें तो अचेतन की अगर हम बात करें तो ये चेतना से परे है। इसमें रहने वाले जो भी हैं विचार, जैसे कामुकता, असामाजिकता, आक्रामकता, कोई भी दमित व्यवहार, ये सारी जितने भी कुविचार हैं, उन सबका भंडार भी क्या है? अचेतन। तो ये तो हो गया संरचनात्मक मॉडल का। अब आते हैं हम गत्यात्मक मॉडल। दोनों ही मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड के सिद्धांत में चल रहे हैं, लेकिन इन्हें दो को अलग, इसके भी 3 स्तर माने हैं गत्यात्मक मॉडल में, जिसमें इदम, जिसे इड भी कहते हैं, इड, अहम, जिसे ईगो कहते हैं, तीसरा है पराअहम, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। इनमें जो 3 स्तर हैं, अगर हम इदम की बात करें तो इदम का जो संबंध है, एक तरह से हम जाके देखें तो पूरी तरह से ये अचेतन पर रहता है। जो भी बलवती इच्छाएं हैं, उन सबका भंडार इदम होता है। इसे हम सुखवादी सिद्धांत कह सकते हैं, आनंददायी स्तर कह सकते हैं, जितनी भी समायोजित बातें हैं, उन सबका भंडार कह सकते हैं। और इस पर जो नियंत्रण करने वाला अगला वो होता है अहम। अहम का मतलब जो है वास्तविकता में, वो जानता है क्या सही है क्या गलत है। इस सब का उदाहरण भी मैं आपको एक साथ बताऊंगी तीनों का, कि किसमें कौन सी स्थिति रहती है। कोई बुरा कार्य करने जा रहा है इदम, परंतु अहम जो मन में ही है, जैसे ही भाव आया, अहम उस बात को नकार देगा कि नहीं, ये कार्य नहीं करना है। तीसरा स्तर आता है पराअहम, जो पूर्ण आदर्शवादी व नैतिकता पर आधारित है। आदर्शवादी व नैतिकता पर, ये किस पे है? वास्तविकता पर। और इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ये केवल अपना सुख आनंद चाहता है, बाकी किसी को क्या कष्ट पहुंचे, क्या होना है क्या नहीं हो, इसका इसे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये 3 प्रकार के तीनों ही उनमें एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहला जो है इदम, ये आनंद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आने वाली जो भी प्रवृत्तियां हैं, जितने भी विचार आते हैं, असंगठित, कुसमायोजित, आक्रामक, दमित इच्छाएं, कामुकता की भावना, ये सारी बातें इसमें आती हैं। अहम की अगर बात करें तो अहम सामाजिक नियम एवं नैतिक मूल्यों के कारण जिनकी इदम में पूर्ति नहीं हो सकती है, उन्हें यह वास्तविक रूप में किस तरह से पूरा करना चाहिए, यथार्थता की स्थिति पर चलते हुए समझने का प्रयास करता है। और इनकी जो बातें आ रही हैं, उन पर भी नियंत्रण करने का काम करता है अहम। पराअहम की अगर बात करें तो ये पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? आदर्शवाद, नैतिकता, जो व्यक्ति को यह बताता है कि कौन सा कार्य अनैतिक है, कौन सा नैतिक है, किस कार्य को करना चाहिए, किसको
नहीं करना चाहिए और अंततः यह जो सही है, समाज के अनुकूल है, उसी पर ध्यान देता है। तो ये दोनों बातें हमने एक तरह से देखें तो दोनों का इदम का संबंध अचेतन से हो सकता है, अहम का अर्धचेतन से, और जो चेतन है उसका पराय अहम से। इस तरह से भी हम इनके संबंध बना करके दोनों को याद कर सकते हैं। तो दोनों ही इसकी स्थितियां हैं, दोनों ही सिगमंड फ्रायड के विश्लेषण में आती हैं। अब एक उदाहरण से हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, उसे देखते ही किसी दूसरे व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मैं भी करूं, मैं भी सिगरेट पी लूं या कोई अन्य नशा कर लूं, इसका आनंद कुछ अलग ही होगा। विचार आते ही अगर वो करने लग जाता है तो किस उसमें आएगा, इदम में। लेकिन दूसरा जो उसके कंट्रोलर है अहम, उसके विचार आएंगे नहीं, ये जो कर रहा है सही नहीं है, मुझे करना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों में, कहाँ, किस तरह से, कहाँ अनुकूलता रहेगी। परंतु पराअहम की अगर बात आती है तो उसका निश्चय रहेगा कि नहीं, धूम्रपान करना गलत है और मुझे ये कार्य नहीं करना है। तो इस तरह से तीनों की स्थितियां इसमें चलेंगी। जबकि यहाँ स्मृति का आधार चलता है, कोई भी जो घटना है, विचार है, वो वास्तविक रूप से वर्तमान में उपलब्ध है या नहीं, वो संवेग चल रहे हैं या नहीं, जो कुछ प्रत्यक्ष में चल रहा है। जबकि अर्धचेतन में भूल तो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रयास से फिर से वापस आ जाती है। लेकिन अचेतन में ऐसी बात विचार रहते हैं जिन्हें बिल्कुल ही भुला दिया जाता है। इसी व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक के प्रणेता सिगमंड फ्रायड ने एक मूल प्रवृत्ति के प्रकार बताए हैं। वैसे मूल प्रवृत्तियों के जनक मैक्डूगल हैं, मूल प्रवृत्तियों के जो जनक है मैक्डूगल को माना है, परंतु इन्होंने भी मूल प्रवृत्तियों के 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें नंबर 1 प्रकार दिया है इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल जो प्रवृत्ति है उसका मतलब जीवन जीने के क्या उद्देश्य हैं, जिंदगी में रचनात्मक कार्य करें, कुछ निर्माण करें, कुछ आगे बढ़ें, इस तरह के उद्देश्यों को इसमें लिया गया है जीवन मूल प्रवृत्ति। भाई जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, किस तरह अपने आप को व्यक्ति समाज में समायोजित करके रख सकता है, किस तरह से वो समाज में अपने आप को और लोगों के सामने सम्मानित कर सकता है, ऐसे अच्छे कार्य कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से वो अपना नाम कर सके या समाज के लोग उसकी पहचान को अच्छे रूप में जाने। ये कार्य किसका है, जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसका संबंध किससे है, रचनात्मक कार्यों से, निर्माण से। कुछ अच्छा करूं, कुछ ऐसा करके जाऊं जो कि लोग उसके काम को जाने, उसके जीवन जीने का उद्देश्य इसी से सफल होता है, रचनात्मकता से। इन्होंने दूसरी दी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक इसके विपरीत मृत्यु मूल प्रवृत्ति सोचते हैं कुछ नहीं है, जीवन में एक दिन सबको मरना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विनाश, विध्वंस। इधर तो निर्माण की बात हो रही है, उधर विनाश की बात हो रही है, विध्वंसक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब जो जीवन मूल प्रवृत्ति है जिसका संबंध रचनात्मक कार्यों से है, इसे ईरोस कहा जाता है। किस नाम से, ईरोस के नाम से जाना जाता है। जो जीवन मूल प्रवृत्ति है ईरोस के नाम से जानी जाती है। जबकि मृत्यु मूल जो प्रवृत्ति है वो विध्वंसक है, विनाशकारी है, जिसे थैनेटोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, थैनेटोज के नाम से। तो इस तरह मनोगत्यात्मक सिद्धांत के अंदर हमने पहला पढ़ा फ्रायड का व्यक्तित्व सिद्धांत, जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक बार पुनः छोटे से उसमें देख लेते हैं हम इसको। व्यक्तित्व की जो संरचना है 2 भागों में वर्गीकृत की गई है। उन्होंने 2 मॉडल तैयार किए हैं, एक संरचनात्मक मॉडल और दूसरा गत्यात्मक मॉडल। संरचनात्मक मॉडल के उन्होंने 3 आधार दिए हैं, या मन के या मस्तिष्क के जो विचारों का भंडार है उसके 3 रूप से वर्गीकरण किए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। जबकि गत्यात्मक मॉडल में 3 स्तर बताए हैं इन्होंने, इदम, अहम और पराअहम। दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध भी है। इदम का संबंध अचेतन से हो सकता है, अहम का अर्धचेतन से और पराअहम का चेतन से है।
जीवन मूल प्रवृत्तियों के दो प्रकार हैं। मूल प्रवृत्तियों के दो प्रकार, जीवन मूल प्रवृत्ति जिसका संबंध रचनात्मक कार्यों से, जिसे ईरोस कहा जाता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसका संबंध विनाश, विध्वंस, आक्रामकता, जिसे थैनेटोज कहा जाता है। तो इस तरह से इसका वर्गीकरण हमने किया। अगली इन्हीं के द्वारा दी गई है रक्षात्मक युक्तियां। चिंता, तनाव, दुख, कष्ट, संवेगों की प्रबलता से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अस्थिर हो जाता है, उसका जो मस्तिष्क है विचलित हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे उसमें जो विचार आते हैं, उसमें व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए अनेक प्रकार की ऐसी युक्तियां काम में लेता है। कुछ ऐसे निर्धारित पैमाने बनाता है जिनसे वो अपने आप को बचा लेता है या अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। तो इनके द्वारा जो रक्षात्मक युक्तियां दी गई हैं, जिसमें पहली जो युक्ति है वो दी गई है दमन। इससे बचने के लिए ये चिंता, तनाव, कष्ट, इन सबसे अगर व्यक्ति नहीं बचेगा तो विचलित हो जाएगा, और विचलित होने पर स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। जब व्यक्ति का माइंड स्थिर नहीं रहता है तो वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाता, और जब कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा तो समाज में वो पिछड़ जाएगा या फिर पागलपन का शिकार हो जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए एक युक्ति है दमन। ये जो दमन है बहुत ही अच्छी युक्ति बताई है। दमन के द्वारा चिंता, भावनात्मक जितने भी कष्ट हैं, इन्हें दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जितनी भी अनैतिक, दुखद, कष्टकारी स्थितियां हैं, उनका बलपूर्वक भुलाना ही दमन में आता है। ना चाहते हुए भी कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिनको भुलाना पड़ता है। तो ये बलपूर्वक, मुख्य इसमें जो बात आती है, बलपूर्वक दुखद घटनाओं को, विचारों को या संवेगों को दबाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है दमन। दमन के बाद अगली हमारी आती है युक्तिकरण। इसमें व्यक्ति, युक्ति का मतलब है एक ऐसी तरीके, कुछ उपाय सोच लेना है जिससे अपने आप को संतुलित रख सके। ये युक्तिकरण में ही आता है। इसकी अगर बात आती है युक्तिकरण की, तो इसमें व्यक्ति अयुक्ति संगत बात और विचारों को अपने तरीके से खुद को भी संतुष्ट करता है और दूसरों को भी संतुष्ट करता है। कई बार आपने सुना होगा, अपने संघर्ष को दूर करने के लिए हम जान भी रहे हैं कि इसके पास है नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब देख लीजिए, कोरोना काल में स्थितियां ऐसी चल रही हैं और मन सबका करता है कुछ भी खाएं, पिएं, मौज करें, लेकिन एक बात जब आती है तो हम सभी ये सोचते हैं कि घर से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई नहीं चाहता कि घर में इस तरह से कैद रहें, परंतु ये संतुष्टि प्राप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो ऐसे ही एक आर्थिक स्थिति कमजोर है उस व्यक्ति की, किसी दूसरे को देखता है किसी रेस्टोरेंट में या फिर और जगह से ला करके खाना खाते हुए, या कहीं बाहर जाके किसी भी, उससे बहुत सारे ऐसे होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, वहां जाके खुद अच्छे अच्छे उनमें 5 स्टार या किसी भी उसमें जाके खाने की इच्छा जाहिर करता है। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो संतुष्ट होना चाहता है, तो वो अपनी एक ऐसा तर्क रखेगा कि ज्यादा तला भुना खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इस तरह के खाने के बजाय तो अपने घर की दाल रोटी अच्छी है, कम से कम वो शुद्ध तो होंगी। चाहे रेस्टोरेंट का कितना ही महंगा खाना है, लेकिन वो घर की सूखी दाल रोटी जैसी भी है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये इसकी एक युक्ति है, एक ऐसा तर्क है जिससे वो सामने वाले को लग रहा है कि भाई इसकी भी बात में दम है, कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है, और उसे खुद को भी इसमें प्रसन्नता होती है कि मेरे द्वारा कही हुई बात कहीं ना कहीं सही है, और वैसे देखे तो सही भी है।
तीसरी आती है प्रतिक्रिया निर्माण। किसी घटना या कार्य के हो जाने के बाद उसके बाद जो निकल के विचार आते हैं वो होते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। एक छोटा सा उदाहरण देख लें। कई बार कोई प्रेमी या प्रेम का है जो उसे अगर नहीं मिल पाता है तो उसके न मिलने पर उससे घृणा करना, उसके प्रति कुछ ऐसे विचार रखना जो सही होते हुए भी ना हो। अगर मिल जाती तो सब कुछ अच्छा, लेकिन नहीं मिली तो अच्छा नहीं है, तो उसके प्रति आ सकते हैं। इसके लिए कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, मान लीजिए कोई भ्रष्ट नेता है और भ्रष्टाचार के ऊपर ही भाषण दे जाए, खुद भ्रष्टाचारी होते हुए भी भ्रष्टाचार को बुरा बताए और भ्रष्टाचार से संबंधित, तो प्रतिक्रिया निर्माण में आएगा। और भी आपने कहावत सुनी होंगी, जैसे 100 चूहे खाए बिल्ली हज को जाए। तो ये सारी जितनी भी हैं ये सब प्रतिक्रिया निर्माण में आएगी। इसके बाद आता है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब है पीछे जाना, वापस जाना, जो निकल गया है। तो यहाँ कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, व्यक्ति चाहे कितना भी समझदार है, कितना भी बड़ा हो गया है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहाँ वो बाल्यावस्था में लौट जाए या ऐसा व्यवहार करे जो उसकी उम्र अनुभव के अनुकूल ना हो, पीछे लौट जाए, कोई चीज की प्राप्ति ना हो, जैसे कई बार फूट फूट के रोने लग जाते हैं। तो ये सब आता है प्रतिगमन में। अगली जो हमारी युक्ति है वो है प्रक्षेपण। अपने कार्य व्यवहार का दोष किसी और पर डाल देना। कार्य खुद का है और हम सब देते भी रहते हैं। किसी कंपटीशन में अगर सफलता नहीं मिली, अगर हमने कहीं से कोचिंग की है तो हम उनके सिर भांडा फोड़ देते हैं, उनसे कह देते हैं इसमें हमारा कोई दोष ही नहीं, हमारी तो कोचिंग ही बेकार गई, क्योंकि कोचिंग में जो कुछ भी सर ने पढ़ाया वो पेपर में आया ही नहीं। तो ये किसके उसमें आएंगे? प्रक्षेपण। भाई कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी रही, लेकिन हमने वो बात अपने ऊपर नहीं ली। अपने आप की संतुष्टि के लिए, अपने मस्तिष्क को स्थिर करने के लिए, हमने अपने आप को समायोजित करने के लिए या अपना जो भी है संतुष्टि के लिए हमने एक बात रख दी कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, पेपर ही इतना टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था, या जो कुछ हमें बताया गया या जो बुक्स हमने पढ़ी तो बहुत सारे, या हमारे पास तो समय नहीं था। तो ये सारी आती है प्रक्षेपण। लास्ट आती है इसमें विस्थापन। विस्थापन कहते हैं कहीं का कहीं गुस्सा उतारना। बात किसी और से है और जाके कहीं और लग रही है। विस्थापन में सीधा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी अधिकारी है या कर्मचारी है, ऑफिस में अपने अधिकारी से डांट खा के आता है और उस गुस्से को, वो जो संवेग वहां से दबा के लाया है, उनको घर आके किस पे निकालता है? अपने बीवी या बच्चों में। तो वहां से तो ले आया, क्योंकि वहां बस चला नहीं, अधिकारी अधिकारी होता है और होती रहती है सामान्य उसमें ऐसी घटनाएं। तो ये गुस्सा ही, मैं ये नहीं कहती केवल पुरुष वर्ग ही करता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो जहां स्थान उसका है वहां तो गुस्सा नहीं निकला, लेकिन दूसरी जगह लाके उसे दूसरे पर थोप दिया, ये कहलाता है विस्थापन। तो इस तरह से हमने रक्षात्मक युक्तियों के बारे में जाना, जिनमें से कोई ना कोई कंपटीशन में जरूर आती है। जिसमें दमन पड़ा, दमन का मतलब बलपूर्वक किसी घटना को भुलाना, ना चाहते हुए भी। कई ऐसी परिवार में किसी की असामयिक या अचानक से कोई दुर्घटना वगैरह, मृत्यु वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है जिसे बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंसान उसे भुला करके आगे बढ़ता है। अगर इनको नहीं भुलाया जाए तो उसकी जो जीवनचर्या है वो पहले की तरह नहीं चलेगी। व्यक्ति अपने आप को समाज में रहने योग्य नहीं बना पाएगा। इसके लिए जरूरी है उसे पिछली घटनाओं को, कोई भी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो भुलाना चाहता है तो उसके लिए आता है दमन। एक इजी रूप से भी कई घटनाओं को भुलाने के लिए, आसानी से जिन घटनाओं को भुलाया जाए या कोई ज्यादा ऐसी घटना नहीं है, उसे समन भी कहा जाता है। यहाँ बलपूर्वक और वहाँ आसानी से किसी बात को, सामान्य रूप से बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि छोड़िए इससे क्या मतलब है, तो आसानी से जो भुला दिया जाए समन, और बलपूर्वक जिसे भुलाया जाए दमन। युक्तिकरण, किसी भी तर्क, कुछ ऐसे प्रमाण,
कुछ ऐसी सूझबूझ जिससे अपने आप को संतुष्ट करते हुए दूसरों को भी संतुष्ट कर ले। कोई भी ऐसे प्रतिक्रिया निर्माण, किसी के द्वारा किए गए कोई कार्य के लिए उसके प्रति अपने विचार रखना। प्रतिगमन, पीछे जाना, पिछले उसमें जाना, कोई घटना हो जाने पर बच्चों जैसी हरकतें करना, वो इसमें आ जाएगा। प्रक्षेपण, किसी दूसरे पर अपना को लादना, थोपना, जैसे उदाहरण दिया था एग्जाम का। और विस्थापन का मतलब कहीं गुस्सा निकालना। इस उदाहरण से आप याद रख सकते हो। तो इस तरह आज हमने व्यक्तित्व के मनोगत्यात्मक सिद्धांत में फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत में भी, जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और इन्हीं के एक शिष्य हुए हैं जिनने अपना जो सिद्धांत है वो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से दिया। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना दो आधारों पर वर्गीकृत की है, जिसमें संरचनात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल, और दोनों का ही संबंध मस्तिष्क से है, उसमें उपस्थित भाव विचारों से है। इनके स्तर बताए गए हैं। अब अगला, इसी के अगर व्यक्तित्व के सिद्धांतों में चले तो अभी एरिक्सन का सिद्धांत है, मनोगत्यात्मक में ही सुलिवान का सिद्धांत है, और भी कई हैं इसके इम्पोर्टेंट। इसमें अधिगम के जो सिद्धांत हैं ये भी सीखने के उसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जैसे स्किनर का है, थायरनडाइक का है, ये अधिगम के सिद्धांतों में आएंगे। तो इनमें से महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम आगे पढ़ते हैं।